एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चांदी अब 1 लाख रुपए के ऊपर टिकी हुई है और सोना भी पहले से ज्यादा मजबूत है। क्या सोना और चांदी शॉर्ट टर्म में बेहतर रिटर्न देंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होंगे? गोल्ड और सिल्वर मार्केट की अगली चाल पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मैं हूं कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल शर्मा जी। नमस्कार सर। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर हम देखें तो आज सिल्वर ने फरवरी 2012 के बाद अपने सबसे उच्चतम लेवल $35.60 प्रति ऑंस को टच किया है। भारत में सिल्वर 1 लाख रुपए के ऊपर लगातार बनी हुई है और यह इस सप्ताह इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर क्लोजिंग देती है। ऑलरेडी अभी काफी अच्छी है, 1,04,000 वगैरह चल रही है। तो आपका सिल्वर पर क्या ओपिनियन होगा? प्राइस किस तरह मूव हो सकते हैं आने वाले दिनों में? और यह जो आज इसने फरवरी 2012 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल को टच किया है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा मेरा कल्पना से दूर ही रह गया। आज सुबह भी मैं देख रहा था कि कहीं कॉमेक्स में 34.87 या $35 को पार करेगी, तब जाके एक रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट है। मैं ये मॉर्निंग का जो व्यू बोल रहा हूँ, ये मान के चल रहा था। और जो उलट पलट में जो दोपहर का लास्ट 1-1.5 घंटे से जो हम देख रहे हैं मार्केट को, किस तरह मार्केट में उछाल आई है, मैं समझ रहा हूँ वो सारे के सारे रेसिस्टेंसेस जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट ने सुबह प्रेडिक्ट किया होगा उसको तो पार ही कर दिया है। तो लगभग 36 का तो एक एक तरफ से एक टारगेट सा सुबह का टाइम में एक व्यू था। इसको पार करते हुए मैं समझ रहा हूँ कि मान के चलिए अगर अप्रैल 2011 का जो $49.51 है वो ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रही है। पर थोड़ा बहुत चांदी में बहुत सारा पॉइंट्स है जो मैं कहना चाहूंगा। तेजी है, बरकरार है। एमसीएक्स की वायदे के एंगल से अगर आप देखेंगे, जुलाई वायदे में 1,05,000 के आसपास चल रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि 1,08,000 में एक छोटा सा एक पड़ाव है जो कि $37 में लगभग उसको कंपैरिजन में किया जा सकता है कॉमेक्स में। और वो सिर्फ एक पहला पड़ाव है, मैं सिर्फ कह रहा हूं, वो टारगेट नहीं है, वो सिर्फ एक पहला एक रेसिस्टेंस है। यदि हम 1,08,000 को रेसिस्टेंस को पार करते हुए चांदी में देखा तो मैं समझ रहा हूं इसमें कम से कम $3 या $4 की बढ़त या करीब करीब 1,20,000 तक भी जाने की संभावना है चांदी में। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिल्वर चांदी में, जो डिमांड आउटपेसिंग सप्लाई एंगल से जो बढ़ रही थी 2021 में से लेके कंटिन्यूसली 4 साल में जो 50% से ज्यादा जो चांदी में बढ़त मिली थी, ये जो है डिमांड वाज आउटपेसिंग सप्लाई। बट हमने वो सप्लाई डिमांड का जो गैप जो है वो थोड़ा बहुत नैरो होते हुए दिखाई दे रहा है 2025 में। यानी कि जो शॉर्टेज है 117 मिलियन आउंसेस का, जो 2025 में शॉर्टेज है, वो करीब शॉर्टेज लगभग पिछले साल में 149 मिलियन आउंसेस रही। तो शॉर्टेज जो है वो थोड़ा बहुत कम सा दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रोड्यूसर्स, जो भी चांदी के प्रोड्यूसर्स है, वहां पर एक डरावना सा यह है कि जब भी हायर प्राइसेस जाती है चांदी में, वो शायद आउटपुट को इंक्रीज करने की संभावना है। तो वो इम्बैलेंस को कंट्रोल करने देखेंगे शायद। तो ये एक थोड़ा सा एक करेक्टिव मोड है, आ सकती है। दूसरा करेक्टिव मोड अगर आएगी तो वो है जो अभी भी जो एनर्जी स्ट्रैटेजी में जो यूएस का जो हमेशा ड्रिल करने की बात कर रहे थे,
तो तब जाके ड्रिल बेबी ड्रिल करके उनका जो नारा है एनर्जी सेगमेंट में, कच्चे तेल के सेगमेंट में, तो उसमें क्या हो जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा चांदी में। तो ये दो छोटा सा एक जो मैं मानता हूं ये सिर्फ एक कैवेट है या एक पॉइंट है जो लोगों को थोड़ा संभालना है। बट तेजी बरकरार है। 1,08,000 पार करने से लगभग $3-4 और 1,20,000 तक भी चांदी जा सकती है। जी, तो अपन ये माने कि जो अब तक चांदी हम देख रहे थे, पिछले कुछ दिनों में गोल्ड बढ़ रहा था और चांदी एक कंसोलिडेशन पीरियड पे थी, यानी वो एक रेंज को तोड़ नहीं पा रही थी, और उसने जो ही अब 1 लाख की रेंज को तोड़ा और उसने सरपट दौड़ लगाना शुरू किया, तो क्या अब ये वापस कंसोलिडेशन दौर तो नहीं बनेगा फिलहाल, या अभी नहीं, जो आपने कहा 1,20,000 है वहां तक के लगभग बढ़ती रहेगी, या वापस एक कंसोलिडेशन का दौर इसमें दिखाई देगा हमें? हाँ कमल जी, मुझे कंसोलिडेशन की दौर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि दो और जो फैक्टर जो हमने पिछले बार हमेशा जो बोलते जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो की जो एंगल, जी अब जो आज तक बोल रहे थे लेकिन अब जो है परिणाम उसमें दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो एक सपोर्टिव फैक्टर बन जाता है। और जो दूसरा जो है वो जो फिजिकल अपवर्ड प्रेशर जो चांदी में बढ़ती जा रही है, वो कारण एक और है, वो गवर्नमेंट डेफिसिट जो फिजिकल पॉलिसी है यूएस की। तो उनकी जो डेफिसिट जितने बढ़ती जा रही है और इंटरेस्ट पेमेंट जितने बढ़ती जाएगी, उतने सिल्वर में एक अच्छा खासा डिमांड पिकअप होने की संभावना है। तो मैं समझ रहा हूँ कंसोलिडेशन का फेज जो है वो चला गया है। लगभग टेक्निकल लेवल्स को देखना है, 1,08,000, 1,12,000, एक एक डॉलर का फर्क जो है करीब 2,500-3,000 की फर्क आ जाती है। तो मैं समझ रहा हूं कि वो कंसोलिडेशन फेज पार हो चुकी है, जी और ये शायद 1,20,000 के दौड़ पर जाएगी। यस, थोड़ा बहुत करेक्शंस उस दरमियान जो है वो रैली में होती जाएगी, बट कंसोलिडेशन फेज पार्ट इज ओवर। इट इज अ बुलिश फेज। जी। रामास्वामी जी, आज यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा आएंगे, बाजार को क्या उम्मीद है कि डेटा कैसे आ सकते हैं, और गोल्ड सिल्वर मार्केट पर इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, ये जो श्रम मार्केट जो है जी उनका जो बेरोजगारी का जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें जो है दो तरीका से देखा जाता है। जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो एक इनिशियल जॉबलेस क्लेम बोला जाता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम का मतलब यही है कि जो ट्रैक करते हैं वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का पहले बार जो न्यू अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेनिफिट्स लेने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा जो डालते हैं, वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की बात होती है। दूसरी होती है कंटिन्यूइंग क्लेम्स, यानी कि कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम। यानी कि आपने एक बार इनिशियली क्लेम आपने अर्जी डाल दी थी और आपने नौकरी में थी, और एक हफ्ते के बाद आपका नौकरी में से आप बाहर आ चुके हैं, तो वो एक कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम है। ये दोनों आंकड़ा जो है वो आज आ रही है। और वो जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा जो रिलीज है 29 मई को जो रिलीज हुआ था, इसके पहले पिछले हफ्ते में, जी वो 24 मई का फिगर था। और उस आंकड़े में 2,40,000 का क्लेम आया था एज कंपेयर टू 2,26,000। और ये इसमें इसका परिणाम क्या होता है ये इस पे ध्यान देंगे हम। जितने हायर देन एक्सपेक्टेड रीडिंग जब आती है क्लेम्स की, तब जाके वो नेगेटिव हो जाती है डॉलर के लिए। ओके, अगर मान लीजिए इस बार 2,36,000 की जो आंकड़ा जॉबलेस क्लेम्स का फोरकास्ट किए हैं, अभी 2,36,000 के सामने यदि हमको हायर देन एक्सपेक्टेड रीडिंग जब आएगी, तब ये जाके ये क्लेम्स बढ़ने से ये बैरिश हो जाती है डॉलर के लिए, और ये परिणाम हो जाती है, इसका रिवर्स परिणाम हो जाती है गोल्ड में बढ़ने की। तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक बहुत ही मायने रखने वाली इवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। जो 4 तारीख को जो एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी, वहां पर से क्लियरली दिखाई दिया कि डॉलर का वीकनेस स्टार्ट हो चुका था। वहां का परिणाम था एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, यानी कि जो बिजनेस वाले को छोड़ के या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले को छोड़ के जो प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स है, उनके वहां से जो आंकड़े आते हैं एम्प्लॉयमेंट का, वो 4 तारीख को आई थी। उसमें जो आंकड़े थी 37,000 की जॉब्स क्रिएटेड का अपसाइड आई थी, और तब एक्सपेक्टेड था 1,10,000। और ये जो लोअर देन एक्सपेक्टेशंस में हमेशा डॉलर के लिए वीकनेस होती है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं,
जी। तो इसकी वजह से डॉलर भी वीकनेस हुआ, और कटौती, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की कटौती का चांसेस ज्यादा बढ़ते जा रही है इस साल में। फेड का जो कटौती का चांसेस बढ़ते जा रही है। तो हमें देखना है ये क्लेम्स जो आज आप बोल रहे थे, जॉबलेस क्लेम्स, ये भी एक रुख दिला सकती है कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर किस तरह का तेजी से वो लोग कटवाएंगे, और बिजनेस क्लाइमेट का चेंजेस किस तरह आएगा इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए। जी, आपने ब्याज दर की बात कही तो देखिए बाजार में ये अटकल है कि फेडरल रिजर्व के रुख में नरमी है, और हो सकता है कि सितंबर में फेड ब्याज दरों में कटौती कर दे। आपको लगता है सर कि ऐसा कि सितंबर में फेड ब्याज दरों में कटौती का कदम उठा सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उठा सकती है। मुझे तो संभव लग रहा है ये, क्योंकि ये जो जिस तरह का आंकड़े जो आई है, आईएसएम की आंकड़े जो आई है, आईएसएम जो है कि सप्लाई इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट की जो आंकड़े आई थी, वहां पर से भी पीएमआई जो है वो हायर पीएमआई होने से बुलिश हो जाती है डॉलर के लिए, और ये इकोनॉमी वीकनेस का एकदम इंडिकेशन दिखाई देती है जब ये आंकड़े 50 की तरफ से बढ़ती नहीं है। तो सर्विस के जो पीएमआई आई थी, आईएसएम सर्विस के जो आंकड़े थे, वो 49.9 आई थी, जबकि एस्टिमेट किया था 52 की तरफ। तो जितने हायर पीएमआई आएगी तो डॉलर मजबूती होगी, ये नहीं हुआ। और इकोनॉमिक कंडीशंस का थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं होने से ही ये ब्याज दर का, ये तो मुझे लग रहा है ब्याज दर डेफिनेटली कटेगी सितंबर में। शायद 25 नहीं, 50 बेसिस पॉइंट भी कटने की संभावना है। जी। और अब हम एक चाइना के रुख को देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि वे चाइना के राष्ट्रपति से बात करेंगे। अब कह रहे हैं कि शायद उनके साथ बातचीत बहुत कठिन है। तो इस तरह के अगर रिश्तों में कड़वाहट आती है या रिश्तों में थोड़ा तनाव बढ़ता है, तो गोल्ड सिल्वर मार्केट पर इसका क्या असर होगा? हाँ, गोल्ड सिल्वर मार्केट का समझने के पहले हमें यह देखना है कि इस तरह का बातचीत जब होगी, अभी मान लीजिए एक ट्रेड टॉक्स की बात हो रही है, जी। शायद बायलैटरल डील्स करने की संभवता है, जापान से भी होना है, जर्मनी का भी बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन, ये लोग सब लोग जो है वॉशिंगटन में अपना अपना एम्बेसीज को भेज रहे हैं और टॉक्स की बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि जिस तरह का ये बायलैटरल डील्स होगी, तो ये जो रुख जो इक्विटी मार्केट के तरफ जो है उसको बूस्ट करेगी। एपेटाइट जो है, रिस्क एपेटाइट जो बोलते हैं, रिस्क ऑन ट्रेड के लिए, वो बढ़ती जाएगी और गोल्ड के वीकनेस होने की संभावना है। बट इसमें कंडीशन ये हो जाती है, ये सिर्फ बातचीत बोल रहे हैं कि ये बायलैटरल डिटेल में डील करेंगे, अब तक कुछ भी परिणाम सही में आ नहीं रही है कि वाकई में ये डील होगी या नहीं होगी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज में। तो मैं बिल्कुल। समझ रहा हूं इसमें गोल्ड के लिए अच्छा खास बेनिफिट है, और इक्विटी मार्केट्स के लिए वीकनेस की ट्रेंड है। तो ऐसे में रामास्वामी जी, अब गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर को आने वाले दिनों में किन इवेंट पे नजर रखना चाहिए, और कौन से प्राइस लेवल को वे वॉच करें ताकि उन्हें ट्रेड में करने में कोई सहूलियत हो, ट्रेड में कोई दिक्कत ना हो? हाँ, तो पहली बात है, आज का आंकड़ा ही सबसे बड़ा आंकड़ा नजर आ रहा है, वो है आपका जॉबलेस क्लेम्स। ओके, जी। और जॉबलेस क्लेम जिस तरह मैंने बताया, जो डायरेक्शन गोल्ड की तरफ क्या होगी, डॉलर की तरफ क्या होगी, उस पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरा है, आज ही के दिन हमारे लिए यूएस का ट्रेड बैलेंस की भी आंकड़ा आ रही है। ट्रेड बैलेंस यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो कंपैरिजन है, तो प्रीवियसली उनका डेफिसिट था 140 बिलियन डॉलर। 140 बिलियन डॉलर के सामने इस बार आज के आंकड़े में उम्मीद की जा रही है 68 बिलियन डॉलर की। तो यानी कि ट्रेड बैलेंस भी एक दिशा दे सकती है। तो हमें जी। देखना है आज की 8:30 या 9 बजे के आसपास का जो उनका आंकड़ा आने जा रहा है ट्रेड बैलेंस की। तीसरी बात जो बोलने जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि करेंसी का जो बिहेवियर है, ईसीबी जो है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, ये पॉलिसी आउटलुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से जो डॉलर की पूरे के पूरे वीकनेस होती जा रही है, क्योंकि ईसीबी ऑलमोस्ट पक्का निर्णय ले चुका है, उनके ब्याज कटौती वहां पर से वो लोग करने वाले हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि डॉलर इंडेक्स जो है, एक जो बोलता है लोअर बॉटम, एक बार फॉर्म हो चुका है 98.5 का, वो थोड़ा बहुत डाइजी है, थोड़ा बहुत डायरेक्शन, दिशा नहीं मिल रही है। हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स हमेशा जो 2 बार बॉटम जब बनाती है, वो 2 बार बॉटम का गैप करीब करीब 50-60 दिन का होता है।
ये हिस्टोरिक मैं कह रहा हूं, पिछले जी बार का। तो इस बार जो है करीब एक बार बॉटम बनाने के बाद डॉलर करीब करीब 35 दिन हो चुका है। तो मैं समझ रहा हूं कि एक और 10-15 दिन तक एक कंफर्मेशन आ जाएगा। यदि डॉलर का और एक बॉटम बन जाएगा तो मैं समझ रहा हूं कि ये तेजी हो जाती है इसके लिए। और लास्ट एक और बात है, सेंट्रल बैंक्स जो है बाइंग, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये चौथा साल जो है कंटिन्यूअस गोल्ड का परचेसेस में मैसिवली बिल्डअप करने जा रहे हैं। हम 2024 में देखेंगे 1086 टन्स की बाइंग हुई थी सेंट्रल बैंक्स की, जी और बिल्कुल। 2023 में 1050 टन्स की हुई थी। और इस तिमाही में, फर्स्ट तिमाही में 2025 में करीब 245 टन हुई थी। बट मैं समझ रहा हूं इस बार भी वो 1000 टन के ऊपर पार करते ले जाएंगे। तो लास्ट सीजनल पैटर्न जो बोलते हैं कमल जी जी, गोल्ड और सिल्वर के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलवेज तेजी। तो मैं समझ रहा हूं इस पे ध्यान रख के लोगों को काम कर लेना चाहिए। जी। और आपने जैसे सिल्वर के सर लेवल दिए कि 1,08,000 के ऊपर 1,20,000 भी टच कर सकती है। और सॉरी सॉरी, मैं और एक बोलने बहुत जी इंपॉर्टेंट भूल गया कि नॉन फार्म पेरोल भी आ रही है, वो फ्राइडे को आ रही है, तो कल। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। हाँ, जी। सॉरी। आपने जैसे सिल्वर पे एक लेवल दिया कि 1,08,000 के ऊपर 1,20,000 का लेवल दिखाई देता है, ऐसा आप गोल्ड में कोई लेवल बताना चाहेंगे? हाँ, गोल्ड में पहला तो एक माइलस्टोन क्रॉस करनी है, तो मुझे तो वो माइलस्टोन की तरफ ही जाएगी। जी हम फरवरी में या मार्च में आपको बताया था कि इस साल में 1 लाख गोल्ड क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, मैं बता रहा था। आई एम स्टैंडिंग करेक्टेड, मैं गलत साबित हो चुका उसमें। ये 1 लाख तो डेफिनेटली पार होने की संभावना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि गोल्ड का लेवल अगर आप जानना चाहते हैं तो पहला तो एक माइलस्टोन है, 1 लाख का पार करते हुए जाना है। और यदि कॉमेक्स से कंपेयर करेंगे, 3540 का एक टारगेट दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 3600 भी दिखाई दे रहा है। यानी कि 3500 का पार होना संभवतः बहुत ही नजदीक है, और पार हो जाएगी 3540 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 3600। तो यानी कि उसको कंपेयर करके आप देख लीजिए, वो 1 लाख के ऊपर का प्राइस में जंप आ जाएगी। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी? हाँ, वी डोंट प्ले एनीथिंग ऑन द डेरिवेटिव्स ऑफ कमोडिटीज। हम लोग का ट्रेड हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ क्लाइंट्स लोग ट्रेड करते हैं। और ये सारे जो रिव्यूज दे रहे हैं वो सब रिसर्च का एंगल से और नॉलेज फैक्टर के लिए हम दे रहे हैं। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया रामास्वामी जी। थैंक यू।